आइए आज हम लोग फिर अपने जीएस प्रैक्टिस सेशन में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान से जुड़े प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। आज की शुरुआत हम इन लाइनों से करना चाहेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कि कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज की शुरुआत हम लोग आपदा में अवसर इस मूल मंत्र के साथ करते हैं। तो इन कठिन दिनों में हम लोग आपदा में अवसर इसी मूल मंत्र के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। चलिए हम लोग कल से आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसके ठीक पहले वाले प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर बात किया था, डिस्कशन किया था और उसको विश्लेषण करने का प्रयास किया था। किस प्रकार के सवाल आते हैं इस पर देखा था। उन सवालों से जुड़े और भी बहुत सी चीजों को जानने का प्रयास किया था। हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में जुड़िएगा तो कॉपी कलम के साथ जुड़िएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के चुनिंदा प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं, उन खास प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो कहीं न कहीं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज का सवाल है, पहला सवाल है, आज का पहला सवाल है, कल हमने अपने वीडियो में जो भी प्रैक्टिस किया था तो उसमें जो आपके फीडबैक आए हैं बहुत अच्छे हैं और उसमें एक फीडबैक आया है कि सर क्वेश्चन नंबर जरूर डालते रहिए जिससे आंसर देने में बेहतर होता है। तो आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर भी लेते चलेंगे, जिससे जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा तो क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर जरूर डालिएगा और प्रयास करिए। हालांकि हम तो प्रैक्टिस में सारे सवालों का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन आपको अवसर देते हैं हम इसीलिए रुक करके, जिससे आप पहले से आपका एफर्ट हो, आपका दिमाग चले, इसलिए आप सबका उत्तर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा जीएस में प्रैक्टिस सेशन है ये रेगुलर रहेगा, वर्ष भर आपको मिलता रहेगा, विषयवार मिलता रहेगा और जैसे ही कोई एग्जाम शुरू होगा उस एग्जाम के अकॉर्डिंग उसके पुराने मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे और फिर अपनी इस शुरुआत, ये यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। स्टैंडर्ड सवाल हम लोग लेंगे। हम लोग सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के चुनिंदा सवालों को ले रहे हैं और शाम 8 बजे, ठीक 8 बजे आपको ये लेक्चर मेरा अवेलेबल रहेगा। ठीक, तो आज का पहला सवाल हम लोग लेते हैं। पहला सवाल है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ये बताना है कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें जो डिस्कशन चल रहा था कि भाई जो भावी संविधान बनेगा, संविधान जो बन रहा था उसको क्या कह सकते हैं। संविधान सभा तो आइडिया ऑफ इंडिया पर बात कर रही थी। अगर देखा जाए तो भारत की संविधान सभा 15 अगस्त 1947 के आजादी के बाद आजाद भारत कैसा होगा इस पर बात कर रही थी, अर्थात हम कह सकते हैं आइडिया ऑफ इंडिया पर बात हो रहा था। तो आइडिया ऑफ इंडिया पर जो भारत के संविधान को बनाने की बात हो रही थी, सवाल है कि उस संविधान सभा में वो कौन सज्जन थे जिन्होंने 15 वर्षों तक, संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक वयस्क मताधिकार को सस्पेंड करने की बात की है। वयस्क मताधिकार को सस्पेंड करने की बात की है। हम लोग जानते हैं कि भारत में वर्तमान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान लागू है और भारत में वयस्कता की आयु 18 वर्ष है। वयस्कता अधिनियम में भारत में वयस्कता की आयु 18 वर्ष नियत की गई है, अर्थात हम लोगों को जो मतदान का अधिकार है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो एक प्रारंभिक योग्यता है वो क्या है, 18 वर्ष की आयु पूरी करना। ठीक, तो वयस्कता के आधार पर मताधिकार को सस्पेंड करने के शुरुआत के 15 दिनों तक क्या हो, 15 वर्षों तक लोगों को वयस्क मताधिकार न मिले। उनका अपना तर्क था, अपना मानना था कि भाई अभी इंडिया में, भारत में लोग मैच्योर नहीं है मतदाता, तो डेमोक्रेसी फेल न हो जाए, इसलिए ये ऐसी बात कही गई होगी। विकल्प हैं आपके पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सवाल है, भारत की संविधान सभा में 15 वर्षों तक वयस्क मताधिकार को निलंबित रखने के बारे में किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने? इस तरह का प्रस्ताव आपको उत्तर देना है कि किसने दिया था। तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए, प्रयास करिए। बिल्कुल सही बात है, मौलाना आजाद ने।
यह बात किसने कही थी? मौलाना आजाद ने। ठीक, इस सवाल को हटाते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, नोट डाउन करते चलेंगे तो बेहतर होगा। हम लोग लेते हैं आज का दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए। अगला सवाल है कि भाई किसने यह सुझाव दिया था या किसका कथन था कि जो भारत में आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में उसे क्या कर दिया जाए? भंग कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए। या इसी बात को और दूसरे शब्दों में लेते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आईएनसी को भंग करने की सलाह किसने दी थी? विकल्प है आपके पास सी राजगोपालाचारी, आंसर करने का प्रयास करिएगा, आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद किसने भंग करने की सलाह दी थी? एक राजनीतिक दल को इसके रूप में इसको स्थापित करने की बात कहा था कि इसे स्थापित न किया जाए। विकल्प 1 राजगोपालाचारी, विकल्प बी जेबी कृपलानी, विकल्प सी महात्मा गांधी, विकल्प डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करिए। बिल्कुल सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। यह बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। उन्होंने सुझाव दिया था कि आईएनसी की स्थापना का जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा हो गया। गोल क्या था? भारत को आजाद कराना। उसके बाद इसको समाप्त करके इसे एक लोक कल्याण दल के रूप में स्थापित करने की बात कही थी उन्होंने। एक ऐसा हो और उसमें उसके माध्यम से अब आजाद भारत में एक वेलफेयर का काम चलता रहे, इस तरह की बात कही थी। तो बिल्कुल सही बात है। ये था आपका दूसरा सवाल। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 लेते हैं। आज का तीसरा सवाल है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। एक कोटेशन है, पूछ रहे हैं कि यह कोटेशन किसका है? कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। बताना है कि यह कथन किसका है। 4 विकल्प हैं। मोरिस जोन्स, विकल्प ए में इन्होंने लिखा है मोरिस जोन्स का कथन है, ये मोरिस जोन्स का कथन है। विकल्प बी में दे रहे हैं अलेक्जेंड्रोविच, एलेक्जेंड्रोविच का कथन है कि हाईग्रेव जूनियर का कथन है, हाईग्रेव जूनियर का कथन है कि आइवर जेनिक्स का, आइवर जेनिक्स का, आइवर जेनिक्स का। 4 विकल्प, मोरिस जोन्स, विकल्प बी अलेक्जेंड्रोविच, विकल्प सी हाईग्रेव जूनियर, विकल्प डी आइवर जेनिक्स। सवाल है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? मोरिस जोन्स का है कि अलेक्जेंड्रोविच का है, हाईग्रेव जूनियर का है कि आइवर जेनिक्स का है? तो इस तरह के सवाल जब भी आपको मिले किसी भी हिस्से में, ये कोटेशन है, किसी ने कोई बात कही है तो इसको बहुत, मेरे समझ से कुछ लोग बहुत समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के कोटेशन को तो आपको क्या करना चाहिए? नोट डाउन करके उनके सामने लिखने चाहिए। तो जब भी किसी भी प्रैक्टिस सेट का सहारा लीजिए, जहां भी प्रैक्टिस करिए, पढ़ने के बाद बिना प्रैक्टिस के तो काम होना नहीं है। तो प्रैक्टिस जब भी करिए तो इस तरह के सवाल जब भी आए उनको नोट करके हमेशा के लिए रख लीजिए। तो इसे नोट कर लीजिए। इसका उत्तर होगा आइवर जेनिक्स। ये कथन किसका है? आइवर जेनिक्स का है। बिल्कुल सही बात है, आइवर जेनिक्स ने कहा है। नोट करिए।
अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में, इसे नोट कर लीजिए, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को, अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। कम करके आंका है। इसके सामने लिख लीजिएगा आइवरजेनिक्स। ये कथन किसका है? आइवरजेनिक्स का। फिर से कोटेशन से ही जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके विकल्प पहले हम लोग ले लेते हैं। विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, माउंटबेटन, और ऑस्टिन। चार विकल्प आपके सामने हैं। एक कोटेशन है, बताना है कि यह किसका कथन है। लिखा है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। कथन है भारत के संविधान सभा की आलोचना में यह कहा गया कथन है। भारत के संविधान सभा में चूंकि सबसे ज्यादा मेंबर किसके थे? कांग्रेस के थे। तो उसमें क्या कहा है और बताना है कि उस पर क्या आक्षेप है। उसमें कहा गया है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन बताना है कि विंस्टन चर्चिल का है, क्लीमेंट एटली का है, माउंटबेटन का है कि ऑस्टिन का है। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल सही उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन का है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन ग्रेनविले ऑस्टिन का है। ग्रेनविले ऑस्टिन का है। ठीक, आइए हम लोग आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हम हमेशा विवाद बना रहता है। जिस सवाल पर हमेशा एक विवाद बना रहता है, तो इस सवाल को देखिएगा। बड़ा विवादित सवाल है और अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग सूचनाएं मिलती हैं इसके बारे में। तो सही इंफॉर्मेशन पर आज हम लोग बात करेंगे। लिखा है कि जो भारत की संविधान सभा थी उसमें कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। विकल्प में लिखा है 15, 13, 12, 10। 15, 13, 12, 10। ठीक, एक बड़ा विवादित सवाल है। जगह जगह पर अलग अलग उत्तर इसके मिलते हैं। लेकिन मित्रों याद रहे कि जो भारत की संविधान सभा थी उसमें कुल 15 महिलाएं। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग सूचनाएं मिलेंगी, कहीं पर 12, लेकिन याद रहे कुल 15 महिला सदस्य थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक, इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत की संविधान सभा में विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान सभा काम कर रही थी। अलग अलग समितियों को अलग अलग काम दिए गए थे। जैसे कल थोड़ी बात हुई थी प्रारूप समिति पर, डॉक्टर BR अंबेडकर जिसके अध्यक्ष थे, जो महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी। तो सवाल है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था?
ये सवाल कर रहे हैं कि संविधान सभा की संघ समिति का सदस्य कौन था। संविधान सभा में जो संघ समिति बनी थी उसका अध्यक्ष पूछ रहे हैं। 4 विकल्प हैं आपके पास। विकल्प ए कह रहा है अंबेडकर महोदय थे, कि कृपलानी महोदय थे, कि पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, आपको बताना है कि संघ संविधान समिति, जो संघ संविधान समिति, ठीक, इसे पूरा लिखिएगा संघ, क्योंकि अभी एक सवाल इसी तरह का और आएगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे बताना है। ढेर सारी समितियां थी, उन समितियों के माध्यम से काम चल रहा था। सबसे महत्वपूर्ण समितियों में एक समिति कौन थी? प्रारूप समिति। तो जो संघ संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रयास करिए आंसर देने का। जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रयास करेंगे कि आंसर दें। ठीक, आपके एक एक आंसर पर हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि गौर करें और एनालिसिस करें। ठीक, बिल्कुल सही बात है, आपका बिल्कुल सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख समितियां हैं, उसे आप नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा। जैसे संघ संविधान समिति, उसके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति और नियम समिति, इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति और नियम समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति बताने की आवश्यकता नहीं है, जन जन को पता है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति बनी थी, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो एक सलाहकार समिति बनी थी, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक, जो प्रांतीय संविधान समिति थी, अभी हम लोगों ने संघ संविधान समिति पढ़ा, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? अब प्रांतों की बात आएगी तो भारत में कौन हो सकता है उन दिनों? जब प्रांतों की बात आएगी तो जनरली सीधी सी बात है, एकीकरण और उन सब की बात है, तो कौन हो सकता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। उन्हें एकीकरण में जो उनका योगदान था, इसलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं उन्हें। ठीक, तो हाई यील्ड सीरीज जो हमारे चैनल में चल रही है, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट को कवर किया जा रहा है, उसमें इस समय हाई यील्ड सीरीज में एक सीरीज चल रही है। कौन सी? फ्रीडम फाइटर की, जो ऑडियो लेक्चर है, जिसमें 5 से 10 मिनट में किसी न किसी फ्रीडम फाइटर से जुड़े सभी सवालों को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी हमारी सीरीज आ चुकी है, तो आप वहां से जाकर के फ्रीडम फाइटर के बारे में बेहतर जानकारी चलते चलते ले सकते हैं। गागर में सागर जैसा काम कर रहा है। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल कर रहा है, अगला सवाल ही है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी हम लोग पढ़ के आए ना पीछे। प्रांतीय संघ संविधान समिति के अध्यक्ष और संघ प्रांतों में संविधान समिति जो बन रही थी उसके अध्यक्ष पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, अलग अलग नामों से यह सवाल पूछता है। ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर महोदय थे। कुल कितने मेंबर थे? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक, लिखा है कि संविधान सभा द्वारा, अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? संविधान सभा में जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़ी समिति थी, वो किससे जुड़ी समिति थी? उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख समितियां हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं। वैसे तो समितियां बहुत हैं, उनको सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली समितियों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। समितियों से जुड़े सवाल कैसे आते हैं ये देख लिया, मेंबर से आ सकते हैं या अध्यक्ष से आ सकते हैं। ठीक,
एक सवाल है कि जो पांडुलेखन समिति थी, संविधान की पांडुलेखन समिति थी, उनमें से कौन सदस्य नहीं था? तो लिखा है मोहम्मद सादुल्लाह खां, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो उत्तर आपका क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। चाहे पांडुलेखन समिति कहिए, प्रारूप समिति कहिए, मसौदा समिति कहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग वर्षों में अलग अलग नाम से, सब एक ही है, उनके अलग अलग अर्थ हैं। ठीक, तो याद रहे, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग जब मसौदा समिति आ जाता है, बहुत लोग जब पांडुलेखन समिति आ जाता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, उनको लगता है कि जैसे ये कोई नया सवाल आ गया है। ठीक, हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह भी एक ऐसा सवाल है जो बड़ा डिस्प्यूटेड रहा है और अलग अलग जगहों पर इसके भी आपको अलग अलग उत्तर मिलेंगे। संविधान में जो ढेर सारी सभा में समितियां बनी थी, उसमें एक समिति थी झंडा समिति। ठीक, हालांकि उसका पूरा नाम तो तदर्थ झंडा समिति था। उससे जुड़ा सवाल है जो बहुत ही डिस्टर्ब करता है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके उत्तर मिलते हैं। तो सवाल है कि संविधान निर्मात्री सभा की जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? विकल्प में दे रखा है कि सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, अंबेडकर महोदय। झंडा समिति के अध्यक्ष सामान्य तौर पर लोग जेबी कृपलानी मानते हैं। क्या मार देते हैं? जेबी कृपलानी। लेकिन मित्रों, मैं यह बताना चाहूंगा कि दो झंडा समिति भारत के इतिहास में अगर पड़ताल करें तो दो झंडा समिति बनी थी। एक तो 1931 में कराची अधिवेशन में, आईएनसी के कराची अधिवेशन में एक समिति का गठन हुआ था, झंडा समिति का। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन, आईएनसी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और सरदार इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया था आईएनसी ने, इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसी अधिवेशन को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधी के विचार नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक झंडा समिति वहां बनी थी और उस कराची अधिवेशन में जो झंडा समिति बनी थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर भारत के संविधान सभा में एक तदर्थ झंडा समिति का निर्माण किया गया था, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो कंफ्यूजन होता है जनरली बहुत सी जगहों पर यह उत्तर दिया जाता है, ठीक, कई बार मान भी लिया गया, लेकिन सही बात यह है कि भारत के इतिहास में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में किसी झंडा समिति के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती। तो याद रहे, झंडा समिति, उसको बाइफरकेट कर सकते हैं आप, दो लिख लीजिए, झंडा समिति बाइफरकेट कर लीजिए, एक 1931 में और दूसरा संविधान सभा में। संविधान सभा ठीक, 1931 में आईएनसी की कराची अधिवेशन में जो झंडा समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर भारत की संविधान सभा में जो तदर्थ झंडा समिति बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों में अंतर समझे रहिएगा। और यहां दूर दूर तक जेबी कृपलानी का कोई अता पता नहीं। ठीक, आइए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेहतर सवाल है। अब देखिए, सवाल एक जो पूछे जाने का तरीका है, एक सवाल पूछे जाने का तरीका यह है कि भारत का संविधान एक गृहीत संविधान है, तो उस पर कई बार आरोप भी लगता है कि उधार का थैला है। ठीक, तो उसकी पड़ताल हम लोग अलग से करेंगे, कभी अवसर मिलेगा कि क्या ये उधार का थैला है या नहीं। अपने से मनन मंथन करते रहिए, जहां तक आपको जानकारी है आप प्रयास करते रहिए कि क्या भारत का संविधान उधार का थैला है या भारत के संविधान की आलोचना इस संदर्भ में की जाती है, इसकी सच्चाई की पड़ताल करिए। इस तरह के लिखने के भी आ सकते हैं मेंस में सवाल, तो उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। अभी हम लोग चुनिंदा
जीके प्रैक्टिस सेशन में भारतीय राज व्यवस्था से जुड़े कुछ खास सवालों को ले रहे हैं, तो बहुत से ऐसे छोटे मोटे सवालों को हम लोग छोड़ते चलेंगे। तो एक तो सवाल आने की जगह कैसी है कि यह प्रावधान कहां से प्रेरित है, अलग से आपको इस पर लेक्चर ही मिल जाएंगे। ठीक, सवाल आज का है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है। बहुत बेहतरीन सवाल है। ये कह रहे हैं कि संसदीय प्रणाली, हम लोग जानते हैं कि भारत में भी संसदीय प्रणाली है और इंग्लैंड में भी, और संसदीय प्रणाली प्रेरित कहां से है? इंग्लैंड से ही। कई बार सवाल ये भी पूछता है कि भारत में संसदीय प्रणाली ही क्यों अपनाया गया, तो उसकी भी पड़ताल हम लोग करेंगे। लेकिन संसदीय प्रणाली एक कहां पर? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, और एक कहां पर? भारत में। इंग्लैंड से ही प्रेरित है। तो सवाल यह है कि ये इंग्लैंड और भारत, इन दोनों की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है, ये बताना है। आपके पास 4 विकल्प हैं, इनमें से किन आधारों पर हम अंतर कर सकते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, यह बताना है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किन अर्थों में भारतीय संसद प्रणाली अलग है। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, इस आधार पर वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, इस आधार पर, अगर इस आधार पर पड़ताल करें तो हमारे यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, संसदीय प्रणाली की तो खासियत ही है क्या कि सत्ता जो होता है वो द्वैध होता है। वास्तविक सत्ता किसी के पास होती है और नाम मात्र की सत्ता किसी के पास होती है। तो भारत में नाम मात्र का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है, संवैधानिक प्रधान है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। तो इस और इंग्लैंड की पड़ताल करें तो नाम मात्र की शक्ति इंग्लैंड की महारानी में है और वास्तविक शक्तियां, तो दोनों में सिमिलरिटी है, समानता है। इस आधार पर ब्रिटिश और भारत की संसदीय व्यवस्था में हम अंतर नहीं कर सकते हैं। विकल्प बी है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। तो हम लोग, आप भारत के संविधान पढ़े होंगे तो उसमें अनुच्छेद 75 3 पढ़े होंगे, आर्टिकल 75 3 पढ़े होंगे, और वहां आप देखे होंगे कि भारत में लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भारत संसदीय शासन व्यवस्था का आधार है, और भारत के संविधान में आर्टिकल 75 3 में है, और इंग्लैंड में भी स्वाभाविक सी बात है, जब संसदीय शासन व्यवस्था का आधार है, इसी आधार पर चलता है, तो इंग्लैंड में भी सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू है और भारत में भी। इन आधारों पर भी भारत और ब्रिटिश के संसदीय प्रणाली में हम कोई अंतर नहीं कर सकते हैं। लिखा है द्विसदनीय विधायिका, क्या इस आधार पर अंतर कर सकते हैं हम लोग? द्विसदनीय विधायिका हमारे यहां है कि नहीं है, और इंग्लैंड में है कि नहीं है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हमारे यहां राज्यसभा और लोकसभा। तो हमारे यहां भी लेजिस्लेचर जो है वो द्वैध है, द्विसदनीय है, और उनके यहां भी। इन आधारों पर भी कोई अंतर नहीं किया जा सकता। चौथा विकल्प है न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, इस आधार पर क्या अंतर किया जा सकता है? सवाल 4 विकल्प है आपके पास। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, इसकी पड़ताल करनी है। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका हमारे यहां भी और इंग्लैंड में भी। सामूहिक उत्तरदायित्व हमारे यहां भी, इंग्लैंड में भी। द्विसदनीय विधायिका हमारे यहां भी, उनके यहां भी। लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है ये केवल और केवल कहां है? भारत में है, इंग्लैंड में नहीं है। हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड की जो संसदीय व्यवस्था है वहां संसदीय संप्रभुता है, और हमारे यहां न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है। न्यायिक संसद के कामों का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है और इंग्लैंड में नहीं हो सकता है। तो किन अर्थों में हम ब्रिटिश और भारत की संसदीय शासन व्यवस्था को अलग कर सकते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर। न्यायिक पुनर्विलोकन का जो प्रावधान है वो कहां से प्रेरित है?
यूएसए से। बिल्कुल सही बात है। आइए हम लोग अपने अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, कभी भी सवाल हल करिए तो ध्यान रहे, गलती कहां हम लोग करते हैं, हम लोग जैसे ही प्रश्न को पाते हैं एग्जाम हॉल में तो तुरंत उत्तर की खोज करते हैं। जैसे ही प्रश्न मिला, प्रश्न को बहुत गंभीरता से न पढ़ करके आधा अधूरा पढ़े, और कई बार तो अगर थोड़ा सा आधा परिचित सवाल है तो उसी आधार पर हम क्या करते हैं, विकल्प खोजना शुरू करते हैं। आधा सवाल पढ़ने के बाद विकल्प उत्तर खोजना बंद करिए, सवाल को पूरा पढ़िए, गंभीरता से समझिए, आधी समस्या तो आपकी दूर हो जाएगी। सवाल बेहतर समझ गए तो उत्तर निकालना बेहद आसान होता है। कभी भी उत्तर के लिए न भागिए, पहले सवाल जो पूरी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से टैकल करते हैं, उसके बाद उत्तर। आज तक दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई विकल्प ना हो, समाधान हो। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं, तो ये छोटे मोटे प्रश्न हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट का सवाल है। 4 बातें हैं, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। 4 बातें हैं और उनमें से बताना है कि इन चारों में कौन सा कथन सत्य है। चारों में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। कौन सा कथन सत्य है। ठीक, 4 कथन अब आपके सामने हैं, नोट करिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ये कह रहे हैं कि यूएसए में सरकार की संघीय प्रणाली है। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फिर लिखा है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। ये कह रहे हैं फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। फिर बताना है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता द्वारा होती है। कह रहे हैं पाकिस्तान में जो पीएम होता है उसकी नियुक्ति वहां की जनता द्वारा होती है सीधे, ऐसा कह रहे हैं। और फिर लिखा है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। कह रहे हैं अगर इंडिया की बात करें तो यहां कैसा है, इंडिया में सरकार की दोनों प्रणाली है, एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। ठीक, अब देखिए सवाल में कुछ दम नहीं है, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही बुद्धि लगाते हैं सवाल पाने के बाद, तो पता नहीं क्या क्या उत्तर देंगे। बहुत सिंपल से, सवाल में बहुत बुद्धि भी नहीं लगानी चाहिए। जब पढ़े लिखे हैं आप तो सवाल में इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। जो चीज बहुत आसानी से हो सकता है उसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और जो चीज आप पढ़े नहीं हो उसमें बहुत दिमाग ही लगा लो, कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो वो तो कठिन है। कुछ लोग तो खटाक से कुछ ज्यादा बुद्धिमानी दिखाएंगे और कहेंगे कि इंडिया में एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था दोनों है, इसको सही मार जाएंगे। ठीक, पाकिस्तान में पीएम जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, वहां भी संसदीय शासन व्यवस्था है, तो जैसे हमारा पीएम। खैर, पाकिस्तान की ज्यादा बात हम लोग नहीं करते हैं। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में संघीय प्रणाली है, यह बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक, फ्रांस में संघीय प्रणाली है, यह बात बिल्कुल गलत है। फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, वहां से हम लोगों की प्रेरित है। कनाडा में संघात्मक शासन व्यवस्था है ना, फ्रांस में संघात्मक शासन प्रणाली है, ये बिल्कुल बात गलत है। और यूएसए में संघीय प्रणाली है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये बताइए सही है कि गलत है? बिल्कुल सबसे सही कथन क्या है कि यूएसए में 50 राज्य, वहां पर तो संघात्मकता का सबसे जो आदर्श स्थिति है, जो सैद्धांतिक रूप से विश्व में सैद्धांतिक रूप से संघीय सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो कहां की सरकार है? यूएसए की सरकार है। ठीक, हाँ, थोड़े अलग अर्थों में हमारे यहां है। तो इस तरह से सवाल जब भी हल करिए बड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। आइए चलते हैं और किसी मजेदार सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि राज्यसभा में, हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा है, राज्यसभा को हम लोग निम्न सदन की उच्च सदन कहते हैं।
राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं कि अस्थायी सदन कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब से विघटन नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि उसके सभी सदस्यों का कार्यकाल आज पूरा फिर से चुनाव होगा। हर दूसरे वर्ष उसके 1/3 मेंबर का कार्यकाल पूरा होता है, उतने लोग जाते हैं और उतने लोग आ जाते हैं। तो एक चक्रीय अनुक्रम में प्रारंभ से, जब से ये शुरू हुआ है, चलता चला आ रहा है, तो कभी भी ये समाप्त नहीं होता। उसी से जुड़ा सवाल है। लिखा है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। सीधी सी बात है, इतना बड़ा फैला करके पूछ रहे हैं। ये पूछना चाहते हैं क्या कि हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को क्या नामांकित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद में भारत का राष्ट्रपति नामांकन की शक्ति रखता है। कितने मेंबर्स को? 14। टोटल कितने? 14। बिल्कुल सही बात है। जिसमें से 12 कहां पर? राज्यसभा में, और 2 कहां पर? लोकसभा में। जो 12 राज्यसभा में नामित सदस्य होते हैं वो कहां से आते हैं? विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, इन सब क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा जो किए होते हैं उनको नामित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो सवाल पूछ रहा है कि जो राज्यसभा है उसमें भारत के राष्ट्रपति को जो नामित करने की शक्ति है, लोगों को, 12 लोगों को नामित करने की शक्ति कहां से प्रेरित है? सीधी सी बात है। उसी को कैसे पूछ रहा है? राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से उदाहरण से प्रभावित हुए थे। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, आयरिश गणतंत्र से। राज्यसभा में नामांकन या संसद में नामित करने की शक्ति कहां से प्रेरित है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरिश या आयरलैंड के गणतंत्र से। कहां से प्रेरित है? आयरलैंड के गणतंत्र से प्रेरित है। बिल्कुल सही बात है। तो राज्यसभा में जो सेवा, अनुभव, प्रतिभा, ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो प्रावधान किया गया है नामांकन का, वो कहां से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक, एक सवाल नोट करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। भारत के संविधान के कौन कौन से प्रावधान, भारत के संविधान के कौन कौन से प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। फिर से एक बढ़िया सवाल मिल रहा है। एक सवाल, एक अलग प्रकार का सवाल भी है, तो एक मॉडल ऑफ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। और ठीक, एक मॉडल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? 2 लिस्ट होती है, लिस्ट को सुमेलित करना है, लिस्ट को सुमेलित करना है। ये है लिस्ट 1 हमारी और ये है लिस्ट 2 हमारी। ठीक है, 1, 2, 3, 4 लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को सही मेल में ले आना है। यहां पर लिखे हैं संवैधानिक प्रावधान, यहां पर लिखा है रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन। ठीक, उसके नीचे लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, विकल्प सी में लिखा है राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित करना। कौन आरक्षित कर सकता है? राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति किसके पास है? भारत में राज्यपालों के पास है। ठीक, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, शब्दों का जाल है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, मिलान करना है। ए में विधि का शासन, बी में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी में राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्ति और डी में विस्तृत उभयनिष्ठ
सूची। एक में लिखा है ऑस्ट्रेलिया, समझ गए होंगे सवाल, माने पूछ रहा है कौन से प्रावधान कहां से प्रेरित हैं। इंग्लैंड, जापान, कनाडा। तो प्रयास करिए इस सवाल को सुमेल करने का। इस सवाल में सुमेल करना है। लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में संवैधानिक प्रावधान दिए हैं, लिस्ट 2 में वो प्रावधान किस देश से प्रेरित है इसके बारे में प्रावधान देश का नाम लिखा है। लिस्ट 1 में ए में लिखा है विधि का शासन, बी में लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी में लिखा है राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित करने के राज्यपाल की शक्ति, और डी में लिखा है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। अब देखिए विस्तृत उभयनिष्ठ सूची लोगों को परेशान कर रही होगी, तो मैं थोड़ा सरल कर दे रहा हूं, लेकिन आप इस शब्द को भी जानते रहिएगा, समवर्ती सूची। ठीक है, मिलान करिए। ए को मिला दिया जाए, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, इंग्लैंड से, क्योंकि विधि का शासन संबंधी प्रावधान इंग्लैंड से प्रेरित है। चलिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मिला दें, ये जापान से आया है। कहां से आया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया कंफ्यूज कराता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया जब पूछेगा तो हम लोगों का उत्तर क्या होगा? विधि बनाने की प्रक्रिया संसद में बनती है, तो संसदीय प्रावधान कहां से लिए गए हैं? इंग्लैंड से। तो जब कभी आपसे सवाल पूछेगा विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो आपका उत्तर होगा क्या? इंग्लैंड। और जब पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जब भी पूछेगा तब आपका उत्तर क्या होगा? जापान। तो दोनों में थोड़ा आधारभूत अंतर है, इसको समझे रहिए। इस सवाल में भी यहां पर भी लोग कंफ्यूज होते हैं। और फिर है, चलिए अभी आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा कि राष्ट्रपति के विधेयक आरक्षित करने की राज्यपाल के पास जो पावर है वो कहां से ली गई है। चलो इसको अभी ड्राफ्ट करते हैं। सवाल कैसे हल किया जाता है? जब आधा अधूरा ज्ञान हो तो भी, पूरा न नॉलेज हो लिस्ट वाले में तो भी कैसे हल करते हैं? ये देखिए, इतने से भी हल हो सकता है, नीचे कूट से। और अगर नहीं है तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अब जो बचा नहीं भी जानते तो भी कर सकते हो, वैसे तो आपको जानना ही चाहिए। ठीक, तो विधि का शासन भारत में इंग्लैंड से प्रेरित है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से प्रेरित है, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित करने की शक्ति, ये पावर कनाडा से आई है, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। ठीक, तो इसे जो नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। इस तरह से बेहतर कॉन्सेप्ट वाले सवालों को हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो भी एक नए क्वेश्चन मॉडल की बात कर रहा है। देखिए, क्वेश्चन का मॉडल भी एक डिफरेंट है, अलग है। वैसे एक अलग क्वेश्चन मॉडल की ओर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो इस तरह से भी सवाल बनते हैं, और लिस्ट मिलान करना, और अगला जो सवाल कथन और कारण वाला है, ऐसे सवाल सामान्य जानकारी से हल नहीं, जब तक कि आपके पास थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगला सवाल है कथन और कारण। ठीक, कथन ए, कारण आर। ठीक, और फिर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। आपके पास ए, बी, सी, डी 4 विकल्प हैं। तो जो लोग इस मॉडल ऑफ क्वेश्चन से नहीं परिचित होंगे वो भी परिचित हो जाएं। इसके ठीक पहले एक नए मॉडल का सवाल था, अभी एक नए मॉडल का सवाल है भारत के संविधान से जुड़ा सवाल। ठीक, लिखा है कथन ए में, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो हम लोग तो जानते हैं भारत का विश्व का सबसे विस्तृत संविधान और सबसे छोटा संविधान कहां का है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान कहां आया? सवाल कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहां लागू किया गया, और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहां है। ठीक,
लिखने का आंसर करने का प्रयास करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। आपके लिए एक सवाल और है कि अलिखित संविधान वाला देश कौन सा देश है? किस देश को अलिखित संविधान वाला देश कहते हैं? और विश्व का सबसे लंबा संविधान कथन में है भारत का। फिर नीचे लिखा है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। कह रहे हैं कि आर में कारण में लिखे हैं कि जो फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर है, हमारा पार्ट है, वो यूएसए के संविधान से प्रेरित है। ठीक। कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। और फिर नीचे कारण आर, फंडामेंटल राइट वाला पार्ट जो भारत का संविधान का है वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अब नीचे दिए गए कूट में विकल्प हैं। विकल्प ए में लिखा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर बी में लिखा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर लिखा है ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए हम लोग अलग अलग पड़ताल कर लेते हैं। पहले विश्व का सबसे अधिक लंबा संविधान हो गया है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही कथन है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान है। लेकिन फंडामेंटल राइट वाला पार्ट यूएसए से प्रेरित है इसलिए हो गया है? नहीं, उसके पीछे तो दूसरे कारण हैं। दूसरे कारणों में क्या है? लंबा होने के पीछे एक कारण तो क्या है कि हम लोगों ने केंद्र का संघ का भी संविधान लिखा है और उसी में राज्यों का संविधान लिखा है। सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन वाले पार्ट को भी जोड़ा है और केंद्र और राज्य के बीच काम के बंटवारे की एक बड़ी विस्तृत लिस्ट दे रखी है, इसलिए हमारा संविधान लंबा हो गया है। तो लंबा होने के पीछे कारण, ये जो कारण दे रहे हैं ये नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए, किसी को कुछ ना पता हो तो लिखा है ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, तो डी तो कभी उत्तर हो ही नहीं सकता है ना? क्योंकि ए तो सही हो गया, ए सही हो गया तो डी विकल्प कभी सही नहीं होगा। कारण आर लिखा है, फंडामेंटल राइट वाला पार्ट यूएसए से प्रेरित है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट के बारे में प्रावधान है जो यूएसए से प्रेरित है। बिल्कुल सही बात है, अमेरिकन संविधान से प्रेरित है। तो दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। तो अगर हम कहें सी विकल्प, ए सही है आर गलत है, तो ये विकल्प भी बिल्कुल नहीं हो सकता। और पहले की पड़ताल किए तो ए भी सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये नहीं। भारत के लंबा संविधान होने का कारण फंडामेंटल राइट वाला पार्ट यूएसए से प्रेरित होना नहीं है। ठीक, हाँ, दोनों अपने आप में अलग अलग सही है। तो विकल्प क्या सही होगा? बी सही होगा। ठीक, इस तरह के सवाल आपके और भी पार्ट में आते हैं तो वहां भी बहुत ही सोच समझ के सवाल लगाना चाहिए। होता कुछ नहीं है, बस आप कितना धैर्य रखते हो, एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेशेंस कितना बेहतर है। ठीक, सरल और कठिन की केवल एक परिभाषा है दुनिया में, क्या? जो जानते हैं वो सरल है, जो नहीं जानते हैं वो कठिन है। तो जो जान जाएंगे हर कठिन, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लिए कुछ कठिन ना हो, सबके लिए कोई ना कोई बातें कठिन होती हैं। जहां तक जो जानते हैं दायरा ज्यादा हो सकता है, हम लोग भी अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। किसके माध्यम से? हमारे रेगुलर प्रैक्टिस सेशन। हमारे रेगुलर प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहेंगे, जल्दी ही हम एक बहुत बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जो भारत का मूल संविधान था, क्योंकि अब तो हम लोग देख रहे हैं संशोधित हो गया है, भारत का जो मूल संविधान था उसमें कुल कितने अनुच्छेद और कितने भाग और अनुसूचियां थी? ये मूल संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची और पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, 4 विकल्प है आपके पास। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? विकल्प ए कह रहा है कि 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। विकल्प बी कह रहा है 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। विकल्प सी कह रहा है 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। और विकल्प डी कह रहा है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो कौन सा उत्तर सही होगा? विकल्प डी सही होगा, जिसमें लिखा है कुल 22 भाग,
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो जिनके पास नहीं होगा वो नोट भी कर सकते हैं। भारत के मूल संविधान में, मूल संविधान कब का संविधान? 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ वो मूल संविधान था। हम लोग जानते हैं भारत के संविधान में पहला जो संशोधन हुआ वो पहले साल ही हो गया। कब? 1951 में। तो भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो एक सवाल पूछे जाने का तरीका यह भी है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनको आपको तैयार रखना होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अनुसूचियों से ही स्पेशल सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक, 4 कथन हैं, उसमें से बताना है कि कौन से कथन सही है। कथनों पर विचार करिए। ठीक, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। लिखा है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। सही है कि गलत? गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक, हम लोग देख के आ रहे हैं कि 22 भाग थे, आज तो 25 भाग तक हो गए हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद थे। ये भी बात बिल्कुल, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, आज तो 450 से ज्यादा हो चुके हैं संशोधित होकर के। लिखा है कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लिखा है, तीसरा ये कथन कर रहे हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें जो 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है और 12वीं ये अनुसूची संशोधनों द्वारा जोड़ा गया है। तो आपको उत्तर देना है कि कथन 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है कि तीनों कथन सही हैं? केवल 3 सही होंगे। पहला कथन कह रहा है केवल 20 भाग हैं, बिल्कुल गलत है। 390 अनुच्छेद हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संशोधन द्वारा जोड़ी गई, बिल्कुल सही बात है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अलग अलग समय पर संशोधनों द्वारा जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन द्वारा हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, इस तरह से आपको रेगुलर मिलते रहेंगे सवाल। और जो सवाल सॉल्व कराने की सीरीज की शुरुआत हुई है, ये जीएस प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें सबसे पहले हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ चुनिंदा सवालों को ले रहे हैं, जिसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो कल हम लोगों ने कुछ सवालों को सॉल्व किया था पहले लेक्चर में, आज दूसरा। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जीएस प्रैक्टिस सेशन में जाकर के, प्लेलिस्ट के जीएस प्रैक्टिस सेशन में हमारे सभी जो प्रैक्टिस सेशन के लेक्चर होंगे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉपी कलम खोल करके प्रैक्टिस सेशन में शामिल होंगे तो बेहतर होगा। जो नई बातें मिले उसे प्रयास करिए नोट डाउन करने का, जो बातें आपको आती हैं उसको फिर से रिकॉल करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। और पूरा फायदा लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। और ये जो हमारी नियमित क्लास है प्रैक्टिस सेशन की, रोज शाम 8 बजे आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। तो आपसे फिर से मेरी गुजारिश है कि शेयर जरूर करें। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने जो भी फेसबुक ग्रुप हैं उन सब जगहों पर शेयर जरूर करें, जिससे जो भी काम हो रहे हैं उसका फायदा सुदूर क्षेत्रों तक सबको मिल सके। जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, जाते जाते हम एक सवाल है और इस सवाल का उत्तर देने के लिए मेरा कमेंट बॉक्स खाली है। मेरा ये जो सवाल है इसे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करिएगा और इस उत्तर के साथ हम अगले क्लास में हाजिर होंगे। सवाल है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कुल कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची, कुल कितने भाग और कुल कितने पार्ट हैं।
कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें उत्तर देने का प्रयास करिए। इन सवालों के उत्तर के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।